हाँ तो सभी बच्चों का हमारे बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। तो जितने बच्चे क्लास 11th के पढ़ते हैं और जितने बच्चे हमारे पढ़ते हैं क्लास 11th के 11th का और उनके पास जीव विज्ञान है, तो देखिए हमारा अध्याय है 3 पादप जगत। ठीक, और इस अध्याय की हमारी आज 12वीं क्लास है। इससे पहले हम 11 क्लास पढ़ा चुके हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्लास है, तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपने अपने NCERT को थोड़ा देख लिया करें, क्योंकि NCERT अगर खुली होगी तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सारे का सारा कंटेंट जहाँ तक संभव है तहाँ तक NCERT का ही कंटेंट ज़्यादा है। देखिए आज हमारी जो 12वीं क्लास है, तो आज हम इस 12वीं क्लास में 12वें लेक्चर में पढ़ना क्या है। आज देखिए हमें 12वीं क्लास में देखिए आज पढ़ना है हमें ब्रायोप्सिडा के बारे में। ठीक, ब्रायोप्सिडा जिसे दूसरे नाम से हम मॉस भी कह देते हैं, और इसके अलावा ये क्या होते हैं, ट्रू मॉस। ठीक है, तो हम इसे मॉस भी कह सकते हैं या हम ट्रू मॉस भी कह सकते हैं। ये वास्तविक रूप से क्या है, मॉस। तो जो ब्रायोफाइट्सा के अंतर्गत आने हम आज थोड़ा मॉस के बारे में समझेंगे, जैसा कि मेरी NCERT में लिखा हुआ है। तो आज मॉस के बारे में समझेंगे। ये हैं देखिए हमारे मॉस। तो देखिए आज हमें NCERT में देखिए हमारे इस मॉस के बारे में दिया गया है, तो थोड़ा हम ये समझने के आखिर में मॉस में हमारा NCERT जो है उसमें क्या है। देखिए हमारे NCERT में देखिए मॉस के बारे में देखिए स्फेगनम के बारे में बताया गया कुछ। ठीक, स्फेगनम का एक एग्जाम्पल है। देखो स्फेगनम ऐसे होता है, इसे हम हाथ पे लेंगे तो ऐसा होता है स्फेगनम। ये है स्फेगनम की संरचना, ये है स्फेगनम की संरचना। ठीक है, अब इस संरचना को हमने इकट्ठी करके देखा है। अब हम थोड़ा इसे बड़ा करके एक पेड़ को हमने लिया, मतलब एक थैलस को हमने लिया और उस थैलस को हमने निकाल के देखा, तो इस थैलस की ऐसी संरचना होती है। ठीक, ऐसी संरचना होती है। अब इस थैलस को हमने थोड़ा और अच्छी तरह से डीपली इसके स्टडी की, हमने और डीपली तरीका से हमने इसको समझना। तो इसको समझते हैं। इसमें देखिए पत्ती जैसी जो संरचना दिख रही है, इसे पत्ती तो नहीं कहते लेकिन पत्ती जैसी संरचना है, इसलिए हम इसे कहते हैं पत्ती सम, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो पत्ती सम का मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी पत्ती जैसी संरचना जिसे हम कहते हैं पत्ती सम। पत्ती सम, ठीक है, पत्ती का मतलब होता है पत्तियां और सम का मतलब होता है समान। जो पत्तियों की समान संरचना होती है उसे हम कहते हैं पत्ती सम, हिंदी के शब्द से। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा और गहराई से दिखा तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। और इसके ऊपर ये जो संरचना लगी है इसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। ठीक, और स्पोरोफाइट में ये है मेरा कैप्सूल। ठीक, तो हम बात करें देखिए स्फेगनम की। स्फेगनम को हम पीट मॉस भी कहते हैं। तो इस साधारण सी चीज को आप समझ लिए, ये है मेरा स्फेगनम। स्फेगनम के बाद देखिए अगला एक और है हमारा इसी में आने वाला, वो है पॉलीट्राइकम। ये देखिए पॉलीट्राइकम, ये है पॉलीट्राइकम की संरचना। बहुत सारे पॉलीट्राइकम है, तो ये देखिए पॉलीट्राइकम लगे हुए, ये इस प्रकार से होते हैं। हम इसे देखते हैं तो इस प्रकार की ये हमें घास सी दिखाई देती है। ठीक, घास सी दिखाई देती है, इसे हम कहते हैं पॉलीट्राइकम। ठीक, अब हम इस पॉलीट्राइकम को थोड़ा हमने स्टडी किया, इसे बारीकी से हमने समझा, तो इसकी संरचना देखो बारीकी से अगर हम समझ रहे हैं तो हमें इसकी संरचना ऐसी दिखाई देती है पॉलीट्राइकम। ठीक है, तो ये संरचना जो है हमने बारीकी से देखा तो हमें ऐसे दिखाई दिया हमने। ठीक है, हमने कुछ प्लांट्स को देखा। अब इस प्लांट्स को हमने और बारीकी से देखा, तो बारीकी से और हमने देखा तो हमें देखिए इस प्रकार का दिखाई देता है। ये है मेरी क्या, राइजोट्स। ठीक है, और ये मेरी क्या, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये क्या मेरी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, और ये लीव्स लाइक। ठीक, पत्ती सम है, इसे हम कहते हैं पत्ती सम, पत्ती के समान संरचना। ठीक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और उसके अलावा ये सारा चीज़ क्या है मेरा, ये सारा चीज़ क्या है मेरा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। ठीक, और ये क्या है मेरा, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के ऊपर देखते हैं मुझे यहाँ कैप्सूल मिल जाते हैं,
और बहुत सारी संरचना। तो ये है मेरा पॉलीट्राइकम। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम मॉस में पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर स्फेगनम की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर पॉलीट्राइकम की बात करेंगे, और उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर फ्यूनेरिया की। ये है देखिए फ्यूनेरिया, ये तो घास दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं फ्यूनेरिया। ये जो घास जैसी संरचना दिख रही है ये है मेरी फ्यूनेरिया। तो ये है हमारी फ्यूनेरिया की संरचना। इसे भी हमने थोड़ा डीपली अध्ययन किया तो हमने एक लिया तो हमें ऐसी दिखती है ये, ठीक, एक का हमने अध्ययन किया, ठीक, अच्छी तरह से हमने उसे देखा तो हमें ऐसी दिख रही है। अब इसको थोड़ा अध्ययन और अच्छे से किया तो देखिए ऐसी दिखती है इसकी इमेज, ठीक, ऐसी क्या है इसका इमेज, हमारे एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ, ठीक। ये होता है गैमेटोफाइट और ये है स्पोरोफाइट। इसके अलावा मुझे यहाँ पर देखिए फुट, सीटा और कैप्सूल भी मिल जाते हैं। तो आज देखिए हमारे एनसीईआरटी में जो मॉस के अंदर हमें देखो फ्यूनेरिया पढ़ना है, पॉलीट्राइकम पढ़ना है और स्फेगनम, ये हमारे 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं एनसीईआरटी बुक्स में। थोड़ा हम अब मॉस के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए हम मॉस के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले देखिए हमने हेपेटिकोप्सिडा के बारे में पढ़ा जिसमें लिवर ब्लड आती थे, जैसे मार्केंसिया हुआ, रिक्सिया हुआ, वो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम अगले लेक्चर में मॉस पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम ये कह सकते हैं जो पिछले सदस्य थे, ठीक, पिछले सदस्य कौन से थे इससे पहले, हेपेटिकोप्सिडा वाले, ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा, ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा अर्थात लिवर ब्लड। हम बात करें देखिए लिवर ब्लड की, ठीक है, लिवर बर्ड्स। तो लिवर बर्ड्स वाले जो हमने अध्ययन किया उसकी अपेक्षा अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ पर हमें स्थलीय आवास में तो ये ऐसे हैं जो स्थल पर रहने के लिए ये ज़्यादा अनुकूलित हैं, वो वाले इतने नहीं थे, ये ज़्यादा अनुकूलित हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये स्थल पर अच्छी तरह से रह सकते हैं उनकी अपेक्षा, लिवर बर्ड की अपेक्षा, ठीक। ये क्या है, अधिक अनुकूलित, अच्छी तरह से रह सकते हैं। अनुकूलित मतलब इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं इनके बॉडी के अंदर में जो कि पृथ्वी पर अच्छी तरह से यानी कि स्थल पर, जमीन पर अच्छी तरह से रह सकते हैं। दूसरी बात, इसकी मुख्य पादप का अगर बात करते हैं इसकी प्लांट बॉडी की, ये देखो देखिए इसकी प्लांट बॉडी, ये है इसकी प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इसकी प्लांट बॉडी को पहली बात, इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। ज़्यादातर यहाँ पर गैमेटो, उससे पहले वहाँ पर भी गैमेटोफाइट मिली थी मेरी, यहाँ भी मिली। तो ये क्या है मेरी एक गैमेटोफाइट, क्या है इसकी मेन प्लांट बॉडी। तो आखिर में ये गैमेटोफाइट है क्या, ये आखिर में गैमेटोफाइट है क्या। अब देखिए यहाँ पर गैमेटोफाइट, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संरचना होती है, ठीक है, ये मेरी कहलाती है गैमेटोफाइट। ये है मेरी गैमेटोफाइट, ये संरचना कहलाती है प्यारे बच्चों हमारी गैमेटोफाइट, ठीक। तो गैमेटोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी। देखिए ये तने जैसी एक्सिस होती है। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये तने जैसी लग रही है, एक तने जैसी होती है, ठीक है। तो एक तने जैसी एक्सिस होती है, एक्सिस, ठीक, एक्सिस होती है, ठीक है। दूसरी बात, पत्ती जैसे अपेंडेज होते हैं। तो देखिए पत्ती जैसे जो अपेंडेज लग रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अपेंडेज, उपांग, पत्ती जैसी, ठीक है, पत्ती जैसे उपांग या पत्ती जैसी संरचना। तो ये है देखिए पत्ती जैसी संरचना, ठीक, ये है देखिए पत्ती जैसी संरचना। इसे देखिए, ये देखिए ये है पत्ती जैसी संरचना। तो यहाँ पर देखिए मुझे पत्ती जैसी संरचना दिख रही है। तो पत्ती जैसे उपांग या पत्ती जैसी संरचना होती है, परंतु उनमें मिडरिब प्रेजेंट होती है। तो ये पत्ती है, तो मान लीजिए ये ऐसी पत्ती जैसी संरचना है। तो पत्ती जैसी संरचना के अंदर में देखिए ऐसी बीच में ऐसी, इसे कहते हैं मिडरिब, इसे हम कहते हैं मिडरिब, मध्य सिरा, इसे हम कहते हैं मध्य सिरा, ठीक, मध्य सिरा, ठीक, मध्य सिरा। तो देखिए इसमें क्या मिडरिब प्रेजेंट, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्ती जैसी जो संरचना है, सॉरी हम इसे पत्तियाँ तो नहीं कह सकते, लेकिन प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं ये एक पत्ती जैसी संरचना होती है जिसके बीच में ये मिडरिब पाई जाती है, यानी मध्यस्रा पाई जाती है। अगली बात, इनके राइजोट्स, राइजोट्स क्या है, देखिए ये हैं राइजोट्स, ये हैं राइजोट्स, ये नीचे वाली संरचना देखिए, ये वाली संरचना दिख रही है, ये है राइजोट, देखिए ये देखिए राइजोट्स, ठीक है, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये देखिए लिख रहे हैं राइजोट्स, ये हैं राइजोट्स। तो इनके राइजोट्स पहली बात बहुकोश की होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये राइजोट्स हैं, तो इस राइजोट्स को देखते हैं तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हमें सेल से मिलकर के बने हैं। तो इनके राइजोट्स क्या बहुकोश की होते हैं, ठीक। दूसरी बात, ये शाखित होते हैं,
और दूसरी बात क्या है, ये हमें देखने के देखो शाखित भी मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके शाखित होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, शाखित होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, शाखित। और ये देखो शाखा ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये क्या होता है, शाखित होते हैं, और जिनमें ऑब्लिक सेप्टा पाई जाती है। और ये है देखो सेप्टा, ये है सेप्टा, ये है सेप्टा, सेप्टा जैसे मान लीजिए ये है तो यहाँ पर मुझे ऐसे ऐसे, तो इसे कहता हूँ मैं ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछे, ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछे, तो तिरछे क्या मिलते हैं यहाँ पर, सेप्टा, ठीक, सेप्टा। तो इस चीज़ को कहते हैं सेप्टा, यानी बाल, बाल, बाल भी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक। तो तिरछे सेप्टा पाए जाते हैं। इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमने इतनी चीज़ को, थोड़ी चीज़ को हमने समझा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते, ये है देखिए एनसीईआरटी की लाइन, ये है आपकी एनसीईआरटी की लाइन, ठीक। देखिए जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट होती है। तो अभी मैंने बताया, तो मान लीजिएगा ये है मेरे पास एक थैलस मॉस का, ठीक है, एक मॉस का है, तो इसकी देखिए प्रभावी डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब ऐसी सबसे ज़्यादा दिखने वाली, सबसे ज़्यादा काम करने वाली, इसे कहता हूँ मैं युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट। इससे ऊपर तो ये स्पोरोफाइट है, इससे ऊपर क्या है, ये स्पोरोफाइट, बट इसकी बात नहीं, हम केवल इस गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। देखिए जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट है। अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो पहले गैमेटोफाइट बनेगा, सारे काम गैमेटोफाइट से ही होंगे, गैमेटोफाइट ही ज़्यादातर सारा काम करेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन प्लांट बॉडीज़ की क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है, और इसकी डोमिनेंट फेज क्या है, वो भी मेरी गैमेटोफाइट ही है। अब देखिए आगे थोड़ा, अगर हम प्लांट्स की बात कर दूँ तो प्लांट्स देखिए हमें ज़्यादातर देखने के लिए दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के। हमें इस ग्रुप को अगर हम गहराई से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी हमें ऐसी जातियाँ मिलेंगी जो मोनोसियस भी होंगी और डाइसियस होंगी। तो ये हो सकती है डाइसियस, डाइसियस का मतलब होता है मोनो, डाइसियस को हिंदी, डाइसियस को इंग्लिश में कहते हैं मोनोसियस। तो डाइसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्री, द्विलिंगाश्री का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर एक ऐसा थैलस जिस पर मुझे नर और मादा दोनों मिले, उसे हम कहते हैं द्विलिंगाश्री, ठीक है। देखिए नर जनन अंग और मादा जनन अंग एक ही थैलस पर मिलेंगे, ठीक। मान लीजिए ये है एक थैलस, ये है एक थैलस, ठीक है, ये है एक थैलस, ठीक है। तो इस थैलस पर बात करते हो तो इस थैलस पर मुझे देखने के लिए यहाँ पर ये क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर मिले मुझे नर जनन अंग। अब इसी थैलस पर भी एक दूसरी शाखा आ रही है, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। यानी कि थैलस एक ही है, ये तो देखा है, एक ही थैलस पर पाया जाता है नर जनन अंग, ये है नर जनन अंग और मादा जनन। जब मादा जनन, तो जब मादा जनन अंग और नर जनन अंग एक ही थैलस पर पाते हैं तो उसे हम हिंदी में कहते हैं द्विलिंगाश्री, और इंग्लिश में कहेंगे हम उसे मोनोसियस, ठीक। इस बात को ध्यान रखो। अगला है देखिए एक लिंगाश्री, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायोसियस, ठीक है, एक लिंगाश्री। तो मान लीजिए इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए कि नर जनन अंग ये प्लांट अलग है और मादा जनन अंग ये दूसरे प्लांट्स पर, दूसरे थैलस पर मिल रहे हैं। अर्थात हम ये कहेंगे कि वहाँ पर मुझे एक मिला था, अब यहाँ पर एक मुझे मिल गया थैलस, ठीक है। इस थैलस के ऊपर मुझे केवल क्या मिल रही है, मादा जनन अंग। अब ठीक, अब दूसरा मेरे पास थैलस एक और है, यहाँ पर मुझे क्या मिल रहे हैं, नर जनन अंग, ठीक है। तो नर वाला अलग है, मादा वाला अलग है, यानी कि दो थैलस अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये दोनों थैलस क्या होते हैं, अलग अलग। तो अलग अलग एक थैलस तो बिल्कुल अलग है, वो नर में उसके ऊपर क्या आएंगे, नर जनन अंग आएंगे, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स आएंगे। एक थैलस अलग है, उसके ऊपर क्या आएंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, ठीक। तो दोनों अलग अलग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक लिंगाश्री, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगाश्री। इतनी बात को थोड़ा समझ लो, खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ लें और थोड़ी थोड़ी इसके इंग्लिश को समझते जाएं, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी। अब देखिए युग्मकोद्भिद वृद्धि, अगर हम गैमेटोफाइट ग्रोथ की बात करते हैं,
अगर गैमेटोफाइट की ग्रोथ हो रही है तो मैं उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर हमें 2 स्टेज मिलेंगी, तब ग्रोथ होगी वहाँ पर। तो पहली स्टेज में अगर मान लीजिए, पहली स्टेज क्या है, पहले उस ग्रोथ तक पहुँचने के लिए, गैमेटोफाइट की ग्रोथ होने के लिए सबसे पहले आएगी प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, सबसे पहले आएगी प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक, प्रोटोनीमा स्टेज कैसी होती है, फिलामेंटस टाइप की होती है। ठीक है तो सबसे पहले आएगी, देखो प्रोटोनीमा स्टेज, देखो ये है प्रोटोनीमा स्टेज, ये दिख रही है तुम्हें, ये दिख रही है, ये देखो मैं एरो लगा दिया, ये है प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक, एक तो पहले प्रोटोनीमा स्टेज आएगी, उसके बाद ये आएगी पहले। ठीक, इसे हम कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। ठीक, इसे जुवेनाइल स्टेज भी कहते हैं। ठीक, फिलामेंटस होती है पहली बार, और ये फिलामेंटस होती है, पहले ये बनेंगे, पहले देखिए ये बनेंगे, पहले देखिए ये बनेंगे। ठीक, प्रोटोनीमा। दूसरी बात, दूसरी फिर बनाएगी पत्ती जैसी अवस्था, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर पत्तियों का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये देखो हो रहा है, ये देखो हो रहा है, पहले पत्तियों का फॉर्मेशन होगा। ठीक, पहले पत्तियों का होगा, तो फिर पत्ती जैसी अवस्था आएगी। ठीक है, लीफी स्टेज। ठीक है, ये क्या है, मैन गैमेटोफाइट। और जैसी पत्ती धीमे 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 बड़ी होती जाएंगी, फिर ये मेरा क्या, गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि गैमेटोफाइट की अगर वृद्धि हो रही है, गैमेटोफाइट बनना, तो उससे पहले प्रोटोनीमा स्टेज आएगी, और उसके बाद ये लीफी स्टेज आएगी। लीफी मतलब पत्ती वाली स्टेज। ऐसी स्टेज पहले पत्तियाँ बनेंगी, फिर धीमे 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 पत्तियों से गड़बड़ हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा गैमेटोफाइट। ठीक, इसे मैं कहता हूँ युग्मकोज वृद्धि। तो इस प्रकार से संरचना हमें देखी जा सकती है। अब देखिए हम आगे, अब देखिए इसकी देखिए 2 अवस्था होती है। ये देखो NCERT की लाइन है, इसकी 2 अवस्था होती है, हमने अभी बता दिया। एक पहली होती है प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरी मेरे पास लीफी स्टेज, पत्ती जैसी रचना। ठीक है, ये देखिए हमने अभी बता दिया। दूसरी बात, प्रथम अवस्था प्रोटोनीमा है, देखो अभी बता दिया मैंने, प्रथम अवस्था क्या है, प्रोटोनीमा, जो स्पोर से बनता है। प्रोटोनीमा देखो ये है मेरा प्रोटोनीमा, ये है प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा प्यारे बच्चों बन कैसे रहा है, पहले ये एक स्पोर है, ये स्पोर कहाँ से आया, स्पोरोफाइट से। स्पोर कहाँ से आया प्यारे बच्चों, स्पोरोफाइट से। ठीक, स्पोरोफाइट से। ठीक है, इसने क्या किया, रिलीज, मुक्त किया, यहाँ से क्या ये स्पोर। अब ये स्पोर कहीं पर गिर पड़ेंगे, तो गिरने के बाद अब स्पोर में क्या होगी, अंकुरण, अर्थात जर्मिनेटिंग। ठीक है, अब स्पोर्स में क्या होगी, जर्मिनेटिंग। ठीक है, अब स्पोर्स में क्या होगी, ये स्पोर्स है, अब इसमें धीमे धीमे क्या, जर्मिनेशन होगी। ठीक, जर्मिनेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, ये प्रथम तंतु। ठीक है, प्रोटोनीमा। ठीक, क्या बन जाएगा, ये प्रथम तंतु, प्रोटोनीमा। देखो पहले बन गई, तो प्रोटोनीमा बन जाता है। देखो अब इसमें क्या लगा, इसमें क्या लगा, ये विसर्पी होता है, क्रीपिंग का मतलब कैसा है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास नीचे ये क्या है, सॉइल। ठीक, तो सॉइल पर ऐसे 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 रेंग के चल रहा है, सर्प की तरह ऐसे रेंगता हुआ जा रहा है, इसे हम कहते हैं क्रीपिंग, विसर्पी। ठीक, विसर्पी, रेंगना। ठीक है, ऐसे 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 करके वृद्धि करता जाएगा, इसे हम कहते हैं क्रीपिंग, विसर्पी होता है। हरा है, ये देखो हरा है, कैसा होता है, हरा। दूसरी बात शाखित का मतलब क्या है, इसके अंदर देखिए शाखा में नहीं, देखिए एक शाखा ये निकल गई, एक शाखा ये निकल गई, एक शाखा ये निकल गई, एक शाखा इतनी, तो ये कैसा शाखित। ठीक, तथा प्राय तंतुमयी मतलब होता है फिलामेंटस। तो यहाँ पर हमें देखने के ऐसे ऐसे तंतु मिल जाते हैं। ठीक, ये देखो तंतु मिला, ये तंतु मिला, ये तंतु मिला, तंतु, अर्थात ये फिलामेंटस होता है। इससे पहले मैंने अभी सब आपको स्लाइड में बता दिया। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम तंतु बन करके तैयार होगा। ठीक, अब देखिए, अब दूसरी इसकी लीफी स्टेज थी इसकी, ये देखो NCERT की लाने देखते हो, इसकी दूसरी अवस्था क्या थी, पत्ती की तरह की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, लीफी स्टेज, जिसे हम क्या कहते हैं, लीफी स्टेज। अभी हमने बताया लीफी स्टेज। अब देखिए, प्रथम तंतु से पार्श्वीय कली के रूप में उत्पन्न होती है। अब कह रहा हूँ प्रथम तंतु का मतलब होता है प्रोटोनीमा, जो मेरा प्राइमरी प्रोटोनीमा, मेरा देखिए ये है प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये दिख रहा है आपको, ये है हमारा प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक, इस प्राइमरी प्रोटोनीमा के एक ये है लेटरल बड, इसे कहते हैं, देखिए पार्श्वीय कली इसके लेटरल से निकल रही है, ये क्या है मेरी पार्श्वीय कली, ये क्या है हमारी पार्श्वीय कली। ठीक, अर्थात लेटरल बड। तो ये देखिए लेटरल बड, ये देखो निकलिए, ये देखो लेटे, पहले ये छोटी थी फिर बड़ी होगी, अब ये और बड़ी होगी। ठीक, अब ये और बड़ी, तो लेटरल बड के रूप में उत्पन्न होता है। तो देखिए ये सब क्या है, पार्श्वीय मतलब क्या, ऐसे यहाँ पर कोई चीज लगी, इसे हम कहते हैं पार्श्वीय। ठीक है,
तो पासर भी कहते हैं, तो पासर भी कलिका के रूप में उत्पन्न होती हैं। ठीक, इसमें एक सीधा पतला तनासा होता है। इसमें क्या होगा, एक सीधा, ये देखो सीधा है बिल्कुल सीधा पतला सा, ये देखो ठीक है, इसी के ऊपर देखो लगी हुई, ठीक, पतला सा तना होता है। ठीक, जिस पर सर्पिल रूप में, सर्पिल रूप का मतलब पता है, सर्पिल रूप में ऐसे 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 सर्पिल, सर्प के क्रम में, सर्प ऐसे चलता है, ऐसे सर्पिल क्रम में, स्पाइरल रूप में, ठीक, ऐसे 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 इस प्रकार से पत्तियां लगी होती हैं। ठीक, ये लगी हैं, देखो ये लगी है, ये लगी है। ठीक, तो पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा है प्यारे बच्चों, स्पाइरल है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो एनसीईआरटी की ये थी, हमने इस एनसीईआरटी को अच्छी तरह से तुम्हें समझा दिया है। ठीक, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मैंने तुम्हें यहाँ पर इमेज के माध्यम से समझा दिया सब कुछ। ठीक, बहुत सरल है, आसानी से इसे 1-2 बार वीडियो को देख लो, सब समझ में आएगा। और जिस बच्चों ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है उनकी सब समझ में आने लगेगा। ये खासतौर से उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जिन्होंने कभी बायोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, वो गरीब हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक, तो ये देखिए एनसीईआरटी ना। अब इसमें देखिए पत्तियां सेसाइल होती हैं। अब देखो सेसाइल, अब इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, इसके ऊपर जो लगी हुई जो लीव्स हैं, जैसे मान लीजिए ये है लीव, ये है एक स्टेम। ठीक, इस स्टेम पे अगर इस प्रकार से ऐसे अगर लीफ लगी है, कोई पत्ती लगी है, तो इसे मैं कहता हूं व्रंत, इसे हम कहते हैं व्रंत। ठीक, व्रंत को इंग्लिश में कहते हैं हम स्टॉक, स्टॉक। अगर ये व्रंत नहीं है, मान लीजिए ऐसे, अब पत्तियां मेरी ऐसी लगी हुई है डायरेक्ट, ठीक, ऐसे करके लगी हुई है पत्तियां, ठीक है, ऐसे करके देखो पत्तियां लगी हैं, ऐसे लगी हैं, और ऐसे करके पत्ती, तो यहाँ पर डंठल नहीं है, इसे कहते हैं डंठल। तो डंठल है नहीं, तो जहाँ पर डंठल नहीं है, व्रंत नहीं है, उसे कहते हैं अव्रंत, उसे हम क्या कहते हैं, अव्रंत। ठीक, तो अव्रंत, तो यहाँ पर देखिए व्रंत, इस शब्द को समझ लो। अ का मतलब होता है नहीं, और व्रंत का मतलब व्रंत, अर्थात व्रंत नहीं है, उसे हम कहते हैं अव्रंत। और इसकी इंग्लिश होती है सेसाइल, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, सेसाइल, और इसकी इंग्लिश होती है प्यारे बच्चों सेसाइल। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ पर पत्तियां तो लगी हैं बट सेसाइल लगी हैं। कैसे लगी हैं, सेसाइल, यानी कि अव्रंत। ठीक, इस बात को ध्यान रखें। लीव जो में मिड लीव होती है, अभी मैंने बताया, ये देखो मध्यस्रा, ये देखो मध्यस्रा, इसके अंदर पाए जाने मध्यस्रा, तो इनकी पत्तियों में मध्यस्रा पाई जाती है। यहीं से प्रश्न पूछ जाते हैं कि पत्तियां सेसाइल होती हैं या स्टॉक पर लगी होती हैं, या व्रंत पर लगी होती है या अव्रंत पर, व्रंत पर है, व्रंत वाली है या अव्रंत वाली है, कुछ भी पूछ सकते हैं प्रश्न, यहाँ से ऐसे बन जाते, यही मैंने पॉइंट होती हैं। अब अगला देखिए एनसीईआरटी के अगली लाइन, एनसीईआरटी देखिए अगली लाइन प्यारे बच्चों, यह बहुकोशिकीय तथा शाखित ब्रांच मूलर राइजोट्स द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई मेरा प्लांट्स है, कोई थैलस है, तो थैलस के अंदर पाए जाने वाले जो राइजोट्स होते हैं, ठीक, और मेरा जो गैमीटोफाइट है, तो ये पूरे बात करता हूँ गैमीटोफाइट है, ये क्या होता है, एक बहुकोश की, ये है राइजोट्स, ये कहते हैं हम राइजोट्स। ठीक, इसे हिंदी में कहते हैं मूलाभ, इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसे कहते हैं मूलाभ। मूलाभ का मतलब होता है मूल, मूल का मतलब होता है जड़। ठीक, तो पूरा शब्द मूलाभ में होता है जड़ जैसी संरचना। ठीक है, जड़ जैसी संरचना, तो जड़ जैसी संरचना को इंग्लिश में कहते हैं हम रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, अर्थात क्या है, राइजोट्स, अर्थात क्या है, राइजोट्स। ठीक है, अर्थात क्या है ये, राइजोट्स। तो राइजोट्स क्या है, एक जड़ जैसी संरचना, जड़ नहीं है, जड़ जैसी संरचना है, तो उसी के बारे में क्या है, तो यह बहुकोश की होती है। पहली बात देखिए, एक कोश का देखिए ये है, एक कोश का देखिए ये है, ये भी देखो कोश का, ये भी देखो कोश का, ये भी देखो कोश का, ये भी कोश का, ये भी कोश का, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं। तो हम प्यारे बच्चों इसे कह सकते हैं, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर, ये क्या है, मल्टी सेल्यूलर, ये देखो मल्टी, तथा शाखित है, एक शाखा इधर निकली है, एक शाखा इधर निकली, एक शाखा इधर निकली, एक शाखा इधर निकली, ये देखो शाखा, तो शाखित भी हैं, अर्थात क्या है, ये ब्रांच्ड। ठीक, यहाँ पर सब लिखा है ब्रांच्ड। ठीक, होती हैं जो मिट्टी से जुड़ी हो। अब इसके नीचे मुझे यहाँ पर क्या मिलेगी, मिट्टी, तो ये किससे जुड़ी रहती हैं, मिट्टी से।
मिट्टी से जुड़ी रहती है, ठीक है। इस अवस्था में लैंगिक, अब जब ऐसी अवस्था आ जाएगी जहाँ पर राइजोट्स मुझे निकल आएंगे अच्छी तरह से दबे और मेरा गैमेटोफाइट अच्छी तरीक़ा से वृद्धि कर रहा है, तो अब ज़रूरत है इसके लिए किसकी, जनन अंग की। अब ज़रूरत है किसके, लैंगिक अंग की, जो जनन अंग है अब निकलेंगे यहाँ से। धीमे धीमे क्या होगा, मेरा थैलस बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों। तो जैसे थैलस डेवलप हो रहा है उसका राइजोट्स डेवलप होकर नीचे मिट्टी में उसे साधे रहेगा। तो इस अवस्था जब पूरी तैयार हो गई तो अब इसे ज़रूरत है किसकी, जनन अंग की, लैंगिक अंग की। इस बात को ध्यान रखो। अब देखिए यहाँ पर, देखिए मॉस में कायक जनन। अब देखो मॉस में कायक जनन, ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए द्वितीयक प्रथम तंतु सेकेंडरी प्रोटोनिमा के विखंडन, ठीक, अथवा तथा मुकुलन द्वारा होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, एनसीईआरटी ने देखो ये कहा, इसको थोड़ा समझ लो। अब इसने देखो शब्द जोड़ा है द्वितीयक प्रथम तंतु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। भैया प्यारे बच्चों, सेकेंडरी प्रोटोनोमा क्या है और प्राइमरी प्रोटोनोमा क्या, थोड़ा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर हमारी सब समझ में आ जाएगा। देखो शब्द नया एनसीईआरटी जोड़ा है, यहाँ पर एनसीईआरटी नया शब्द जोड़ा है कि द्वितीयक प्रथम तंतु, द्वितीयक प्रथम तंतु सेकेंडरी प्रोटोनिमा की बात हो रही है। तो प्रोटोनिमा हमें यहाँ पर दो प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, एक तो मिलता है हमें प्राइमरी प्रोटोनिमा और दूसरा मिलता है प्यारे बच्चों में सेकेंडरी प्रोटोनिमा। थोड़ा हम दोनों को समझ लेते हैं यहाँ पर। अब दिमाग को यहाँ लगाइए, एक तो हुआ प्राइमरी प्रोटोनोमा, ठीक, और दूसरा होता है मेरे पास सेकेंडरी प्रोटोनोमा। पहले प्राइमरी को समझ लेते हैं, फिर सेकेंडरी हमारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो प्राइमरी प्रोटोनोमा वो होता है कि जब भी कभी कोई स्पोरोफाइट है, ठीक, तो जब भी कभी कोई स्पोरोफाइट है तो स्पोरोफाइट से जो स्पोर्स रिलीज हो रहे हैं, जो स्पोर्स क्या हो रहा है, रिलीज, अब वो स्पोर्स कहीं गिर जाएंगे, तो गिर गए। अब ये मेरा स्पोर्स कहीं पर गिर गया है, ये है स्पोर्स, ठीक, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स जहाँ कहीं भी गिरा, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर वृद्धि करेगा। तो मान लीजिए ये स्पोर्स है, अब ये वृद्धि करेगा, अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब यहाँ पर क्या निकलेगा, प्रोटोनिमा, ठीक, अब यहाँ पर क्या निकलेगा, प्रोटोनिमा, ठीक। तो ये है प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो मेरा देखो ऐसे प्रोटोनिमा बन गया, स्पोर से बनना है यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक, किससे बनना है, स्पोर से। तो जो प्रोटोनिमा स्पोर से बनना है उसे मैं कहता हूँ प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब ये प्रोटोनिमा जो स्पोर से बनना है, ये देखिए इसके खंड हैं और ये खंड टूट गए प्यारे बच्चों। अब ये खंड क्या हुए, ये खंड क्या हुए, टूट गए। अब ये खंड जैसे ही टूट गए तो कोई भी एक खंड है सही कंडीशन मिल जाएगी, उस कंडीशन में वो क्या है, वृद्धि कर जाएगा, धीमे धीमे वृद्धि कर जाएगा, उसी पर गैमेटोफाइट लगेगा। ये तो बात हमने पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले कि पहले प्रोटोनिमा बनेगा, उसके बाद लीफ जैसी संरचना आएगी, सो उसके बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, गैमेटोफाइट। उसके बाद क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो पहले प्रोटोनिमा बनेगा, उसके बाद लीफ जैसी स्ट्रक्चर आएगी। इस बात को मैं अभी पिछली स्लाइड में तुम्हें बता चुका हूँ। तो यहाँ से ऐसे तो ये बनता है, देखो फ्यूनेरिया में ये मेरा फ्रेगमेंटेशन हुआ, ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है, देखिए सेकेंडरी, जब प्रोटोनिमा स्पोर के बजाय थैलस के किसी अन्य भाग से डेवलप हुआ हो। अब यहाँ पर प्रोटोनिमा तो बनना है, लेकिन यहाँ पर जरूरत क्या है, स्पोर की जरूरत नहीं पड़ी, किसी प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब मान लीजिए ये प्रोटोनिमा बन चुका है, इस प्रोटोनिमा किसी थैलस पर लगा हुआ, अब यही टूट गया है कहीं पर, ये टूट गया। अब इसी से ही, इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से ही अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन गया, देखो इतना बड़ा, ठीक। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन गया, ठीक। जैसे कि राइजोट से डेवलप, अगर किसी प्रकार से राइजोट से डेवलप या प्राइमरी प्रोटोनिमा से डेवलप, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो राइजोट्स होते हैं। तो राइजोट से क्या हुआ, राइजोट से क्या हुआ, धीमे धीमे राइजोट से डेवलप होने लगा ऐसा प्रोटोनिमा, या मेरा जो प्रोटोनिमा प्राइमरी है, अब उस प्रोटोनिमा, इसी प्रोटोनिमा से डायरेक्ट ये बन जाए, ये बन जाए, ठीक। इसे कहता हूँ सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जैसे फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। इसे थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए अभी और समझ में आ जाएगा तुम्हारी, अभी देखो ये समझ में आएगा। यहाँ पर लगाइए, जो तुमने पीछे समझा था उस दिमाग को यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए। अब दिमाग को यहाँ लगे, मान लीजिए ये है मेरे पास स्पोर, ये है हमारे पास क्या, स्पोर। अब स्पोर्स क्या करने लगा, अंकुरण। ये देखो स्पोर्स क्या करने लगा, अंकुरण। अंकुरण करते करते देखो अब इसने ये बना दिया, तो ये जो बन गया है ये है मेरा प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब इससे
ये लीफ जैसी संरचना बन गई, ये बन गई लीफ जैसी संरचना। अब इससे मेरा गैमेटोफाइट बन जाएगा। अब इससे क्या बन जाएगा मेरा गैमेटोफाइट। ठीक, अब इससे बनेगा मेरा गैमेटोफाइट यहाँ पर। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट कैसे बना, प्राइमरी प्रोटोनियमा थी। अब ये प्राइमरी प्रोटोनियमा जो है किसी भी प्रकार से टूट गया, कुछ भी हो गया इसमें, तो ये बन गई। तो प्राइमरी प्रोटोनियमा से निर्मित एक क्षतिग्रस्त एक्सिस। अब ये कहीं से यहाँ से प्राइमरी प्रोटोनियमा टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ तो स्पोर से बन करेगा, लेकिन यहाँ से टूट गया है। तो ये टूटी हुई क्या है, एक एक्सिस। अब ये टूट गई है, अब ये धीमे धीमे वृद्धि करेगी, तो देखिए सेकेंडरी प्रोटोनियमा ये बन जाएगा। ये बन के आ रहा है, जो इससे बन रहा है इसका ध्यान कीजिए। यहाँ पर सेकेंडरी प्रोटोनियमा किससे बनना है, प्राइमरी प्रोटोनियमा से। भैया प्राइमरी प्रोटोनियमा किससे बनना है, स्पोर से। इस बात को ध्यान रखो। अब इससे क्या हो, मेरा गैमेटो लीफ जैसी संरचना बन जाएगी, फिर मेरा गैमेटोफाइट मिल जाएगी। जो तुमने वहां पर समझा उससे देखिए प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिया है। इस पर थोड़ा दिमाग लगाइए, एक दो बार देख लोगे वीडियो, आपके सब समझ में आ जाएगा, बशर्ते आपके पास एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए। अब देखिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के नाम देखिए, एनसीईआरटी के नाम देखिए, लैंगिक जनन जिसे हम कहते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन में लैंगिक अंग यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स, पुंधानी यानी कि एंथीरिडिया और स्त्रीधानी यानी कि आर्किगोनिया, पत्तीदार परो, ये देखो पत्तीदार परो हो, ठीक है, लीफी सूट, ये है देखो लीफी सूट, पत्तीदार इसे कहते हैं हिंदी में पत्तीदार परो, ठीक, अर्थात लीफी सूट, अर्थात लीफी सूट, ठीक, क्योंकि ये पृथ्वी से ऊपर है इसलिए हम इसे कहते हैं सूट, और पृथ्वी के जो नीचे रहता है उसे हम कहते हैं रूट। तो ये क्या है मेरा सूट, कैसा है, पत्तीदार, वही तो लिखा है एनसीईआरटी ने, पत्तीदार परो की चोटी पर स्थित हो। अब ये मेरा पत्तीदार परो है यानी कि लीफी सूट है, इसकी जो चोटी है ये अपेक्स, चोटी को कहते हैं अपेक्स, ये देखो ये इस चोटी को कहते हैं हम क्या, अपेक्स, ठीक, चोटी को कहते हैं अपेक्स। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेंगे, लैंगिक अंग, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, लैंगिक अंग यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन्स यहाँ पर डेवलप होंगे प्यारे बच्चों, उस चोटी पर। इस बात को ध्यान रखो, एनसीईआरटी जैसे बताते तैसे। तो ये है देखो इनकी चोटियाँ, ये देखो एंथीरिडिया है, और ये है इसकी चोटियाँ, ये देखो आर्किगोनिया है, ठीक। तो ये क्या है मेरे पास, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ये क्या है मेरा फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि मादा जनन अंग, ठीक, क्या है मेरा ये मादा जनन अंग, ठीक है, और ये क्या है मेरे नर जनन अंग जिसे हम क्या कहते हैं, एंथीरिडिया, वही तो देखो लिखा है, नर जनन अंग यानी कि एंथीरिडिया, एवं स्त्रीधानी यानी कि फीमेल जनन अंग आर्किगोनिया, एक लीफी पत्तीदार, ये है देखो पत्तीदार, ये है पत्तीदार, ये है पत्तीदार, उसके ऊपर चोटी पर पाए जाते हैं। एनसीईआरटी लिखा यहाँ समझ लो, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब तो इसमें क्या करा है, निषेचन के बाद, निषेचन का मतलब होता है एक गैमीट ये और एक गैमीट ये, जब ये दोनों मिलते हैं इसे कहता हूँ मैं निषेचन, निषेचन, या हम इसे कहते हैं क्या, संलयन, ठीक है, जुड़ना, एक ही बात है। जब ये दो चीज़ मिलती हैं तो जायगोट बनता है, तो हम कहते हैं निषेचन होता है दो चीज़ का मिलना। तो इसमें क्या रहा, निषेचन के बाद युग्मनज जायगोट से, अब निषेचन के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। तो देखिए मान लीजिए ये है जायगोट से बीजाणुद्भिद यानी कि स्पोरोफाइट विकसित हो जाता है, समझ लो, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखो समझो, अब करो निषेचन के बाद, अब मान लीजिए ये है मेरे पास मेल थैलस, ये है मेरे पास क्या, मेल थैलस, मेल यानी कि नर थैलस, ये है हमारे पास नर थैलस, और ये है हमारे पास मादा थैलस, ये है हमारे पास मादा थैलस, ठीक है। अब यहाँ पे गैमीट बनेंगे, ये बनना है गैमीट, ये बनना है गैमीट, ऊपर बनते हैं चोटी पर, अभी मैंने बताया, तो ये गैमीट बनना है यहाँ पर। तो ये है मेरे पास एंथीरिडिया, ये है मेरे पास क्या, एंथीरिडिया,
एंथीरिडिया, ठीक है, एंथीरिडिया, ये देखो लिखा है एंथीरिडिया, ठीक है, एंथीरिडिया। तो एंथीरिडियम की बात करें तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे एंथीरोजॉट्स मिल रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, इसमें कहाँ जाएंगे, आर्किगोनियम में। तो ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, आर्किगोनिया, आर्किगोनियम। ठीक, ये देखिए यहाँ से ये गए यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब यहाँ पर जाइगोट बने, कहाँ से बन रहा है, इनसाइड बॉडी, अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ऐसे करके यहाँ पर गिरे क्या, एंथीरोजॉट्स अर्थात स्पर्म गिरे। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, भ्रूण। अगली स्टेज क्या बन जाएगी मेरी, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बन जाएगा मेरा, भ्रूण। ठीक, अब भ्रूण से धीमे धीमे डेवलप करेगा तो मेरा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर मेरा स्पोरोफाइट बन जाएगा। यही तो देखो लगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, और जाइगोट से स्पोरोफाइट विकसित हो जाता है। ये देखो विकसित हो गया। अब इसके स्पोरोफाइट की बात करते हैं तो इसका स्पोरोफाइट अर्ध परजीवी होता है, अर्थात सेमी पैरासाइट्स होता है। उसे कुछ जरूरत पड़ रही है तो कुछ चीज इस गैमेटोफाइट से ले रहा है, और कुछ चीजें की जरूरत नहीं पड़े तो वो गैमेटोफाइट से नहीं ले रहा है। तो आधा काम इससे चला रहा है, आधा काम वो स्वयं चला रहा है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध पैरासाइट, मतलब सेमी पैरासाइट। लेकिन लिवर बटन में क्या था, वो पूरा ही पैरासाइट था, लेकिन यहाँ पर ये क्या था, अर्ध पैरासाइट है। इसका थोड़ा ध्यान रखिए विशेष। अब देखिए, अब जो स्पोरोफाइट बना है, देखिए स्पोरोफाइट पाद यानी कि फुट, सीटा और कैप्सूल में विभाजित। अब जो स्पोरोफाइट बना है, यहाँ पर देखिए ये मिल रहे हैं मुझे क्या, फुट, और ये संरचना क्या है मेरी, सीटा, और ये क्या है मेरा, कैप्सूल। ये सारी चीज़ हमें मिलती हैं। ठीक है, इसके कैप्सूल में पेरिस्टोम पाया जाता है जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक, तो ये देखो एनसीईआरटी ने जैसे बताया हमने उसे ऐसे ही समझा दिया। अब देखिए आगे, देखिए मॉस में स्पोरोफाइट, अगर हम मॉस की बात करते हैं तो देखिए मॉस में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। ठीक है, ये अधिक विकसित होता है, इस बात को ध्यान रखो। मॉस है तो भैया लिवरवर्ट से पहले ही एडवांस है, तो इसलिए क्या उसमें हर चीज़ एडवांस मिलेगी, तो उससे अधिक डेवलप ही मिलेगा। ठीक, इतना बात ध्यान रखो। अब स्पोरोफाइट में म्यूसिस होती है जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, स्पोर। अब ये है मेरे पास स्पोरोफाइट, ये है मेरे पास क्या, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इसके अंदर म्यूसिस होगी तो म्यूसिस से अब क्या बनेंगे, स्पोर्स, स्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर्स बनते हैं, ये बन गए स्पोर्स। स्पोर्स क्या करेंगे, अंकुरण, उसमें अंकुरण हो गए, अंकुरण के धीमे धीमे क्या होगा, उसमें गैमेटोफाइट बन जाएगा, लीफ जैसी संरचना बनेगी। ठीक, प्रोटोनियमा बनेगा, ये देखो प्रोटोनियमा बनने लगा। ठीक, प्रोटोनियमा का डेवलप होने लगा, ये प्रोटोनियमा, फिर लीफ जैसी संरचना, फिर गैमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट, इस प्रकार से चीज़ें बनने लगती हैं। तो उसके अंदर में स्पोरोफाइट में क्या हो रहा है, म्यूसिस, म्यूसिस से क्या बनना है, स्पोर बनना है। अब इसमें लिखा है मॉस में स्पोर विकिरण बहुत ही विस्तृत प्रणाली का पाया जाता है, इलाबोरेट मैकेनिज्म। देखिए इलाबोरेट मैकेनिज्म हम उसे कहते हैं जहां पर मान लीजिए ये मेरा कोई स्पोरोफाइट है, एक विस्तृत एक स्पेशल टाइप का हो, या दूसरी बात इलाबोरेट से कहते हैं ये यहाँ की अपेक्षा ये बहुत दूर जाकर भी गिरता है। ठीक, इलाबोरेट का मतलब होता है इलाबोरेट, काफ़ी दूर, विस्तृत तरीका बहुत दूर। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है मेरे पास क्या स्पोर, ये कहीं जाकर के गिरे तो उस स्पोर ने अब क्या किया, इस स्पोर ने जर्मिनेशन, अब ये क्या करने लगेगा, जर्मिनेशन, अंकुरण करेगा। ठीक है, अंकुरण करेगा तो ये
प्राइमरी प्रोटोनोमा बन गया। ठीक, ये बन गया प्राइमरी। अब प्राइमरी प्रोटोनोमा से अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर लीफ जैसी संरचना बन जाएगी। लीफ जैसी संरचना से क्या, मेरा गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक, एक बन जाएगा मेरे पास मेल गैमेटोफाइट और दूसरा बन जाएगा मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, एक नर थैलस बन जाएगा, नर थैलस का गैमेट बन जाएगा, एक मादा थैलस का गैमेटोफाइट बन जाएगा। अब उसके ऊपर क्या लगेंगे, गैमेट कहीं पर जाके। ठीक है, अब गैमेट से क्या हो गए, उसके एंथीरिडियम आ गए, एंथीरिडियम से आर्किगोनियम, आर्किगोनियम से जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया कि इसका जो डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल है, डिस्पर्सल का मतलब तो फैलना, उनके बीजों को दूर दूर तक चला जाना। ठीक है, तो बहुत ही विस्तृत होता है। एक इलाबोरेट है, इलाबोरेट मतलब बहुत दूर तक चला जाएगा, काफ़ी, जहाँ पर जाके इसके बहुत दूर तक के, मतलब दूर का मतलब जहाँ पर जाके इसके इससे पास से थोड़ा दूर चले गए, तो जहाँ दूर तक चले जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो वहाँ पर ही क्या धीमे धीमे ये क्या है, नए नए थैलस को जन्म देंगे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या है, मेरा इलाबोरेट मेथड। इसके देखिए कॉमन एग्जाम्पल ये थे जो मैंने शुरू में बता दिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल थे। अब हम थोड़ा आगे हल्का सा थोड़ा हम आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा 2 स्लाइड देखते हैं, केवल आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक, इसे थोड़ा काम किया तुम्हारी। इसे यह भी कहा जाता है, मान लीजिए ये फ्यूनेरिया। ठीक, हम बात करें फ्यूनेरिया की, फ्यूनेरिया, तो फ्यूनेरिया को हम रॉक मॉस, कॉर्ड मॉस और ग्रीन मॉस के नाम से भी हम जानते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखें। दूसरी बात, पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम को हम हेयर कप मॉस के नाम से भी जानते हैं। अगर हेयर कप मॉस आएगा, हेयर कप मॉस किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना पॉलीट्राइकम को कहते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात है बक्सबोमिया। अगर हम बक्सबोमिया की बात करते हैं तो ये एक सैप्रोफाइटिक मॉस है, अर्थात किसी भी सड़ी गली चीज़ के ऊपर ये पाया जाएगा। ठीक, सैप्रोफाइटिक मॉस कौन तो है, बॉक्स। अगर ये किसी प्रकार से नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बट मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया। अब स्फेगनम, स्फेगनम को देखिए हम बॉग मॉस भी कहते हैं, स्फेगनम को हम पीट मॉस भी कहते हैं, स्फेगनम को हम कारपेट मॉस भी कहते हैं, स्फेगनम को हम क्वाकिंग मॉस भी कहते हैं, स्फेगनम को हम टर्फ मॉस भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो थोड़ा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब हम एक और देख लेते हैं स्लाइड, बस खत्म ही है मेरा, उसके बाद मेरी स्लाइड सब खत्म होगी, मेरा लेक्चर खत्म होने वाला। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके नाम में मॉस तो आता है, परंतु वे ब्रायोफाइट्स नहीं है। हमने यहाँ पर पिछली स्लाइड में ये देखा कि जितने भी मेरे ब्रायोफाइट्स थे, सबके नाम में क्या आ रहा था, मॉस। बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी मिले हैं वो ब्रायोफाइट्स नहीं है, लेकिन उनके नाम में मॉस भी आ रहा है, जैसे कि रेनडियर मॉस। इसका दूसरा नाम क्या है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ठीक, तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा ये एक लाइकेन है, ये क्या है, एक लाइकेन। अगला देखिए क्लब मॉस, क्लब मॉस को दोस्तों दूसरा क्या नाम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम हम क्लब मॉस भी कहते हैं, बट ये क्या है, टेरिडोफाइट। अगला है स्पेनिश मॉस। ठीक, स्पेनिश मॉस, तो ये क्या है, ये है टेलेंडेसिया असनियोडिस। ठीक, असनियोडिस, तो ये क्या है, एक आवृत बीजी है। ये क्या है मेरा, आवृत बीजी। ये क्या है हमारा, आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। ठीक, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म है, उसमें एक पेड़ है, उस प्लांट का ये नाम है, उसे दूसरी बात हम स्पेनिश मॉस भी कहते हैं, बट ये ब्रायोफाइट नहीं है। उसके बाद आयरिस मॉस, आयरिस मॉस की बात करते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्ड्रिस क्रिस्पस। तो कॉन्ड्रिस क्रिस्पस एक स्पीसीज है शैवाल की, तो उसका दूसरा नाम है आयरिस मॉस, बट इसके नाम में मॉस आ रहा है, बट ये ब्रायोफाइट नहीं है। अब दूसरा आएगा आइसलैंड मॉस। आइसलैंड मॉस को देखते हैं तो इसे हम कहते हैं, देखिए कैटेरेरिया स्पीसीज। तो ये कैटेरेरिया एक स्पीसीज है किसकी, लाइकेन की। तो लाइकेन मुझे देखो ये 2 मिल रहे हैं, उनके जो नाम है उन्हें दूसरे नाम से हम इस नाम से भी हम इसे बुलाते हैं, बट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये वास्तविक रूप से ब्रायोफाइट्स नहीं हैं। आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है प्यारे बच्चों। हमारी क्लास का यहीं पर क्या होता है, समापन। अब हम आपसे अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो वीडियो को देखते रहें।